गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिवाइन किंग्स की बात करेंगे। इस सब टॉपिक और इसके आगे के कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुशाना रूलर्स की बात करेंगे, कॉइन्स की बात करेंगे और कुछ स्कल्पचर्स जो हमें मिले हैं उन सब की इसमें हम बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज हम डिवाइन किंग्स की बात करेंगे। जो किंग्स जो होते थे वो एक हाई स्टेटस क्लेम करते थे। हाई स्टेटस क्लेम करने का एक तरीका था अपने आप को गॉड की तरह दिखाना, अपने आप को डेटी से, गॉड से कनेक्ट करना। ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा कुशाना रूलर्स ने यूज की, जो एक काफी वास्ट एक किंगडम ऑफ सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक वो रूल करते थे। उनकी हिस्ट्री यानी कि उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बेसिकली हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम इंस्क्रिप्शंस और जो उनके लिखी हुई वहां पे चीजें हमें मिलती हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि वो लोग अपने आप को एक डेटी के साथ कनेक्ट करके गॉड लाइक फिगर दिखाया करते थे। किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट एज परहैप्स बेस्ट एविडेंस ऑफ देयर कॉइन्स और स्कल्पचर्स। उनके सिक्कों से और उनके जो स्कल्पचर, मूर्तियां और चीजें हमें मिली हैं उनसे हमें पता चलता है कुशानास के बारे में। कोलोसल स्टैचूज जो हमें मूर्तियां या पुतले मिले हैं कुशाना रूलर्स के, इंस्टॉल्ड इन द श्राइन्स एट मठ नियर मथुरा। मथुरा के पास वाले एरिया में हमें उनके कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं। ये सिमिलर स्टैचूज हमें अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि कुशाना अपने आप को गॉड लाइक दिखाते थे, भगवान की तरह। कुशाना रूलर्स कुछ ऐसे टाइटल्स भी देते थे खुद को, जैसे कि देवपुत्र। देवपुत्र यानी कि देव का पुत्र, सन ऑफ गॉड। पॉसिबली चाइनीज रूलर्स से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि चाइनीज रूलर्स भी खुद को सन ऑफ हेवन और इस तरीके के टाइटल्स दिया करते थे। 4th सेंचुरी से हमें एविडेंस दिखता है लार्ज स्टेट इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स, बड़े बड़े एम्पायर्स, समंतास पे डिपेंडेंट होने लग गए थे। अब ये समंतास कौन थे? समंता मेन हु मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज। एक बहुत बड़े एरिया में रूल करना इतना आसान नहीं होता, तो एम्परर्स क्या करते थे कि वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे समंताज में। अब जो समंता होते थे वो एक एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब पे कंट्रोल रखते थे, ऑफर करते थे होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स। रूलर्स को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सब काम भी समंतास का होता था। तो पहला काम क्या था? लोकल रिसोर्सेज को मेंटेन करना, मिलिट्री को मेंटेन करना। और पावरफुल समंतास कभी कभी इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे कि जो वीक रूलर्स होते थे उनको हरा देते थे कितनी बार, और उनकी पोजीशन बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेट। Histories of the Gupta rulers have been reconstructed from the literature. अब ये फिर से सोर्सेस की बात कर रहा है, किसकी? गुप्ता एम्पायर की। हिस्टोरीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हमें कहाँ से पता चलता है? उनके लिटरेचर से, उनके सिक्कों से, उनके इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन जैसे कि प्रशस्तीस। ये प्रशस्तीस क्या होती थी? ये राजा की तारीफ में लिखी गई बातें होती थी। जो राजा के दरबार के पोएट होते थे उनको राजा कुछ पैटर्न पैसे देते थे या फिर हीरे जवाहरात देते थे, और उसके बदले वो राजा की तारीफ लिखते थे। जो इनको कंपोज करते थे उन्हें ट्रेजर मिलता था, जैसे मैंने आपको बताया सिक्के मिलते थे, ज्वेलरी मिलती होगी उस वक्त, उनको टाइटल्स दिए जाते थे क्योंकि वो राजा की तारीफ में चीजें लिखते थे। ये लिटरल ट्रू हैं या नहीं है हमें नहीं पता, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा तारीफ भी लिखी जाती थी राजा की। तो प्रशस्तीज में एक एग्जाम्पल है प्रयाग प्रशस्ति।
इसे हम इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कहते हैं। ये संस्कृत में लिखा गया। हरिसेना गुप्ता एम्पायर जो समुद्रगुप्त थे उनके कोर्ट में एक कवि थे, पोएट थे, और उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति की पूरी समुद्रगुप्ता की तारीफ में लिखी गई चीजें हैं। चेंजिंग कंट्री साइड, पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। अब लोग एक राजा के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात आपको उनके इंस्क्रिप्शन से, या जैसे प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त की तारीफ में लिखी गई, क्या उसमें ये लिखा होगा कि जो सब्जेक्ट्स या आम जनता है वो क्या सोचती है? ये बात हमें ऑर्डिनरी लोग क्या सोचते थे ये हमें बहुत कम जानने को मिल पाता है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो अकाउंट्स छोड़ के जाएं या अपनी बातें लिखें। तो उनकी थॉट्स, उनके आइडियाज हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस वक्त की कुछ स्टोरीज जैसे कि जकाता और पंचतंत्र, उसमें आम लोगों की कहानियां भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये ओरल शुरू हुई थी और बाद में इनको लिखा गया। जतातास जो हैं ये पाली भाषा में लिखी गई थी, मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम। वन ऑफ दी स्टोरी है इसमें गंधटिंडु जकाता की। तो ये जो जकाता टेल्स में से ये एक स्टोरी का एग्जाम्पल है, जिसमें बताया जाता है कि वहां का राजा बहुत बुरा था। एल्डर वुमेन, मेन और कल्टीवेटर्स, विलेज बॉयज, एनिमल्स सब दुखी थे उनसे। किंग वेंट इनटू डिस्गाइज टू फाइंड आउट व्हाट हिज सब्जेक्ट्स थॉट। राजा अपना वेश बदल के एक बार गए जानने के लिए कि उनकी प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है, और उन्हें पता चला कि वो तो उनके बारे में बहुत बुरा सोचती है। वो वहां के हर चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनको रॉब किया जाता था, इतने ज्यादा टैक्सेस थे और लोग उस जगह को छोड़ छोड़ के जंगलों में भाग रहे थे। तो इन ऐसी स्टोरी से हमें पता चलता है कि एक राजा और उसकी प्रजा के बीच में कैसे रिश्ते रहे होंगे। स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन जहाँ पे किसान थे, उनके और राजा के बीच में ज्यादा बेहतर रिलेशंस नहीं रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था किसानों से, और किसान उनके टैक्स की डिमांड नहीं पूरी कर पाते थे, तो वो जंगलों में भाग जाते थे, जैसा कि जकाता स्टोरी में भी आपको देखने को मिलता है। अदर स्ट्रैटेजीज एम्ड एट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, क्योंकि डिमांड बढ़ती थी और जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जो यूज की जाती थी। अब इंक्रीज प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा फसल उगानी है, तो वन सच स्ट्रैटेजी वाज शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। ये जो फर्टाइल एलोवियल रिवर का एरिया है, जो प्लेन लैंड है जहाँ पे गंगा और कावेरी के आसपास का रिवर, वहां पे ये टेक्निक यूज की जाने लगी। दूसरा, आयरन टिप्ड प्लोशेयर। अगर आपने कभी भी प्लो देखा हो तो आपको दिखेगा कि अब उसमें लोहे की टिप लगा दी गई ताकि आसानी से काम हो सके। एलोवियल सॉइल वाले एरियाज में, जो कि प्लेन एरिया था, वहां पे काम अच्छे से हो सके जब बारिश हो जाए और काफी काम आसान हो जाए। तीसरी चीज हमने देखा, चावल की खेती। जैसे चावल की जो फसल थी वो बढ़ने लगी, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। पहले एक जगह पे चावल उगाया जाता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन का मेथड था, इससे चावल की फसल बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। आयरन का प्लोशेयर से भी आपके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन जगहों पे किया जा सका, कल्टीवेटर्स जहां पे एलोवियल सॉइल था। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं किया जा रहा था जहां पे एलोवियल फर्टाइल रिवर के आसपास का एरिया है वहां पे, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड था ये, हर जगह पे ये नहीं यूज हो सकता था। जैसे कि पंजाब के कुछ हिस्से या राजस्थान के कुछ हिस्से, ये उसको 20th सेंचुरी तक नहीं यूज कर पाए, और जो लोग पहाड़ों में रहते थे
वहां पे भी उनको हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना पड़ता था, तो वो बेटर था उस जगह के हिसाब से। तो आप ये देख सकते हो कि एरिया टू एरिया भी टेक्निक्स चेंज हुई, जो स्ट्रैटेजीज यूज की जा रही थी वो जगह से जगह भी बदल रही थी। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट्स देखे, पहले 3 और ये 4th पॉइंट आप हिली ट्रैक्स के लिए देख सकते हो। 5th अनदर स्ट्रैटेजी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज की गई वो था इरिगेशन। पानी बहुत जरूरी है ज्यादा फसल के लिए, एक सही अमाउंट में सही वक्त पे पानी मिले, तो कुएं और टैंक्स बनाए गए, और लेस कॉमनली कहीं कहीं पे कैनाल्स, आपको नहर भी दिखी। कम्युनिटीज काफी सारे लोग मिलके या कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे कंस्ट्रक्ट कराते थे कि उनके खेतों तक पानी आ सके। बाद में जो जगह के गांव के पावरफुल लोग थे और राजा भी, ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग ये पानी के टैंक्स, वेल्स और नहर बनवाया करते थे जिससे फसल बढ़ी। तो हमने 5 पॉइंट देख लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए की स्ट्रैटेजीज जो यूज की गई 6th सेंचुरी में, तो सबसे पहला आप कह सकते हो प्लो टिप, आयरन की टिप प्लोशेयर यूज होने लगा गंगा और एलोवियल एरियाज में। दूसरी चीज, चावल में जो ये ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह, जो थोड़े टाइम के बाद ब्रॉडकास्ट किया जाता था, उससे भी चावल की फसल बढ़ी। तीसरी बात हमें ये देखने को मिली कि जो शिफ्ट ऑफ प्लो एग्रीकल्चर था, अब वो हो रहा था, पहले प्लो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था। 3 चीजें। लेकिन हमने ये भी देखा कि ये प्लो शेयर हर जगह पे यूज नहीं हो पा रहा था, पंजाब राजस्थान के एरिया में नहीं यूज हो रहा था। तो चौथा पॉइंट ये निकल के आया कि जो पहाड़ के एरिया में रहते हैं उन्होंने हो एग्रीकल्चर यूज किया। 5वां पॉइंट इरिगेशन से रिलेटेड था। अब रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे? While these technologies often led to an increase in production, ये जो सारे steps थे, प्लो शेयर हो गया, हो एग्रीकल्चर हो गया या फिर इरिगेशन हो गया, इससे आपका इंक्रीज हुआ लेकिन अनइवन था, हर जगह पे इक्वल अमाउंट में नहीं हुआ, कुछ डिफरेंसेस आने लगे लोगों में। स्टोरीज जो आपको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में मिलती हैं वो ये रेफर करती हैं कि कुछ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे जिनके पास जमीन नहीं होती थी, कुछ छोटे किसान होते थे और कुछ बड़े किसान होते थे। तो 3 तरीके की कैटेगरी दिखाई गई हैं। तो इससे समझ आता है कि डिफरेंसेस थे गांव में। एक गहापति टर्म यूज की जाती है पाली में, जिसका 2nd और 3rd कैटेगरी, गहापति मतलब जिनके पास अपना लैंड है, छोटा लैंड है बड़ा लैंड है वो नहीं, 2nd और 3rd कैटेगरी मतलब ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी, इन दोनों को गहापति कहा जाता है। और जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे और जो विलेज के मुखिया हेडमैन थे वो काफी पावरफुल फिगर्स बनने लग गए। तमिल लिटरेचर जो कि संगम टेक्स्ट है वो ये मेंशन करता है कि लोगों में अलग अलग कैटेगरी थी। अब ये कैटेगरी कौन सी है? पहला लैंड ओनर या वेल्लार जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, दूसरा प्लोमैन और ओजावर, और तीसरा है स्लेव या आदिमई। तो 3 तरीके की कैटेगरी आपको संगम लिटरेचर टेक्स्ट में भी दिखती हैं। इट इज लाइकली दैट कि ये जो डिफरेंस है वो जमीन के बेस पे है कि किसके पास कितनी जमीन है, कम जमीन है या बिल्कुल ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि पावर किसके पास है? जिसके पास ज्यादा लैंड है। तो गहापति की टर्म किसके लिए है? मास्टर या हेड जिसके पास लैंड हो। समटाइम्स ये टर्म उनके लिए भी यूज की जाती थी, स्टेटस ऑफ अ मैन जो अर्बन एलीट होते थे, जैसे कि बहुत बड़े वेल्दी मर्चेंट, बिजनेसमैन, कारोबारी, उनके लिए भी गहापति टर्म यूज कर दी जाती थी। तो जो पावरफुल है, जो रिच है, जिसके पास लैंड है, उसको आप गहापति कह सकते हो। ठीक है। तो एक डिवीजन तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में था, वो बहुत सिंपल था कि एक तो लैंडलेस लेबरर्स, एक स्मॉल पेजेंट्स जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है, और एक बड़े लैंड ओनर्स। और संगम टेक्स्ट में इसका डिवीजन कैसे हो गया? वेल्लार, उजवर और आदिमई। तो ये रूरल डिफरेंसेस हैं जो आपको देखने को
मिलते हैं। अब जो जमीनें होती थी ये दान ग्रांट भी दी जाती थी और नए रूरल एलिट्स निकलने लगे। अर्ली कॉमन एरा से हमें ये देखने को मिला कि जमीन को दान दिया जाता था और इस बात को रिकॉर्ड कराया जाता था क्योंकि जमीन काफी बड़ी बड़े एरिया होते थे और जमीन पावर भी दिखाती थी। तो अगर आपने किसी को जमीन दी मतलब आपने उसको पावर दी है, तो उस बात को रिकॉर्ड कराया जाता था इंस्क्रिप्शंस में। ऐसे हमें पत्थर पे लिखी हुई बातें और कुछ कॉपर पे भी ऐसी लिखी हुई हमें बातें मिलती हैं जहां पे दिखाया गया है कि किसी ने किसी को जमीन दी है और किसी ने किसी से ली है। ये रिकॉर्ड्स अभी भी कहीं कहीं पे सरवाइव हुए हैं और माना जाता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मंदिर हो गया या किसी ब्राह्मण को भी जमीन दान दी जाती थी। इन इंस्क्रिप्शंस को संस्कृत में लिखा गया है। कुछ केसेस में 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें इंस्क्रिप्शंस संस्कृत में देखने को मिले, लेकिन लोकल लैंग्वेज जैसे तमिलनाडु वाला एरिया है वहां पे आपको तमिल या तेलुगु इन भाषा में भी आपको वहां पे लिखी हुई लिखावट मिलती थी। ये तो एक था कि सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स या ब्राह्मण को जमीन दान दी जाती थी। दूसरा हम ये देखते हैं कि जमीन का दान या जमीन ज्यादातर वुमेन के पास नहीं होती थी, लेकिन एक एग्जाम्पल वुमेन का आता है प्रभावती गुप्ता, जो कि माना जाता है कि डॉटर थी चंद्रगुप्त टू की। वो मैरिड एक काफी इंपॉर्टेंट रूलर फैमिली में हुई थी वकटास, और वो दक्कन में बहुत पावरफुल थे। और संस्कृत लीगल टेक्स्ट्स ये मानते हैं कि वुमेन को अपने खुद की जमीन रखने का या रिसोर्स पे अधिकार नहीं होता था। पर एक्सेप्शन इंस्क्रिप्शन में हमें मिलती है प्रभावती गुप्ता, जिनसे माना जाता है कि उनके पास जमीन थी और उन्होंने दान में भी दी थी। अब ये एक्सेप्शन शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि वो रानी थी और वो एक पावरफुल रूलर की डॉटर थी और एक पावरफुल फैमिली में उनकी शादी भी हुई थी। तो शायद ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन हमें इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि एक आम वुमेन के पास भी जमीन हो। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि एक्सेप्शनल केस है ये, बट इजीली आपको हर जगह पे ऐसे वुमेन नहीं मिलेंगी जिनके पास खुद की जमीन होती थी। इंस्क्रिप्शंस ऑल्सो हमें ये आइडिया देते हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन जो गांव में रहती थी, इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स और किसान, इनके अलावा अदर्स ये एक्सपेक्ट करते थे टू प्रोवाइड रेंज ऑफ प्रोड्यूस। जो भी खेती में किसान उगा रहा है उसमें से कुछ चीजें एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा और उनके मंत्री या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे उनको दे। इंस्क्रिप्शंस में माना जाता था कि उन लोगों को नए लॉर्ड की, जो विलेज के मुखिया थे, उनकी बात माननी पड़ती थी और उन्हें ड्यूज, उनको कर टैक्स के फॉर्म में जो भी उनको पैसे नहीं तो कुछ चीजें देनी पड़ती थी। हमें पूरे देश के काफी हिस्सों में दिखा है कि जमीन को दान दिया जाता था। छोटे प्लॉट से लेके काफी बड़े बड़े एरियाज को दान दिया गया है। अब लैंड ग्रांट यानी कि जमीन दान में क्यों दी जाती होगी, ये एक बड़ा डिबेट का मैटर है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये स्ट्रेटजी राजा अडॉप्ट करते होंगे ताकि एग्रीकल्चर नए नए एरियाज में स्प्रेड हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर स्प्रेड नहीं होगा पहले, लेकिन अब उन्होंने किसान को दे दी तो किसान अब उस पे काम करेगा। जब किसान उस पे काम करेगा तो जब किसान उस पे काम करेगा तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर बढ़ेगा। दूसरा रीजन माना जाता है कि जमीन दान इसीलिए दी जाती होगी क्योंकि पॉलिटिकल पावर अगर कम हो रही है, राजा का दबदबा कम हो रहा है, तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए भी राजा ये चीजें कर सकते हैं। किंग, क्योंकि जैसे समंताज हमने कहा कि राजा अपनी पावर को समंताज में बांट देते थे, लेकिन कभी कभी समंता इतने पावरफुल हो जाते थे तो राजा से ऊपर बढ़ने की वो कोशिश करते थे। तो उस चीज के लिए क्या पता जमीनें दान में दी जाती हों कि समंताज भी खुश रहें और बाकी सारे लोग भी खुश रहें और राजा का पावर बरकरार रहे, इसीलिए शायद जमीन दान में दी जाती होंगी। तीसरा माना जाता है कि राजा अपने आप को काफी सुप्रीम मानते थे
और उनका कंट्रोल ना कम हो उस चीज के लिए भी ये दान में देते होंगे जमीन। तो 3 बातें हमें देखने को मिलती हैं। पहला हो सकता है कि धर्म कर्म के काम जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जाती होंगी। दूसरा माना जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दान दिए जाते होंगे। तीसरा आप कह सकते हो कि राजा अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए भी ऐसे जमीन को दान में दिया करते होंगे। वुमेन लैंड नहीं होल्ड करती थी, उनका प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन एग्जाम्पल है। लैंड ग्रांट हमें ये प्रोवाइड करते हैं कि कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप था। हाउएवर वहां पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऑफिशियल्स की रीच या समंता की रीच से बाहर थे, जैसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, जो जंगलों में हंटर गैदरर्स रहते हैं, उन लोगों के रीच में नहीं होते थे। क्योंकि अगर कोई इंसान इस एरिया में रहता है तो आप उससे टैक्स ले सकते हो, आप उससे कोई सामान ले सकते हो, लेकिन जो इंसान जंगलों में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, आप उसे कैसे पकड़ोगे, आप उससे टैक्स कैसे लोगे? तो उन ग्रुप्स के साथ कैसे ट्रांजैक्शन होता था उसके हमें ज्यादा डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, कि जो लोग जंगल में रहते थे या जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे रहते थे या जो हंटिंग गैदरिंग करते थे उनके साथ कैसे टैक्स लिया जाता था या किस तरीके का ट्रांजैक्शंस होते थे। अब नई सिटीज, नए टाउन जैसे महाजनपदास की कैपिटल्स, हमने मगध के बारे में जाना, तो ये अभी तक हमने रूरल एरियाज को देखा, लेकिन जहां राजा रहता था, जहां पे महाजनपदास में जो कैपिटल एरिया होता था वो अर्बन एरिया होता था, शहर के तरीके का एरिया होता था। तो वहां पे किस तरीके की चीजें होती थी, कैसा पॉलिटिकल कल्चर, ट्रेड, सब कुछ हम इस टाउन्स एंड ट्रेड वाले पार्ट में जानेंगे। तो आई होप आज आपको मैंने जितना समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सारे हिस्ट्री क्लास 12th के चैप्टर बाय चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।